सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी का L2 का जो हमारा प्रश्न हुआ है, पेपर हुआ है, उसमें देखिए पहला प्रश्न हमारा यानी 81 नंबर से शुरू होता है। आगमन विधि में मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर चलते हैं? आगमन विधि, आगमन और निगमन आपने कक्षा में पढ़ी है। आगमन और निगमन, हम निगमन विधि जो होती है वो नियम से उदाहरण की तरफ चलती है और आगमन उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। और उदाहरण क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, न कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये निगमन विधि का उदाहरण है, ये निगमन विधि का उदाहरण है, ये आगमन विधि का। अतः आंसर हमारा क्या होगा? ए। निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते या उक्त में से कोई नहीं, आपको आंसर देना है। निगमन विधि जो होती है बच्चों, आपको जैसे ये बताया, इसमें नियम बता करके फिर बच्चों को उदाहरण की तरफ ले जाते हैं, तो ये साइंटिफिक नहीं हो सकती। क्योंकि साइंटिफिक क्या कौन सी होती है? जिसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से बच्चे खुद धीरे धीरे उसमें नियमों की खोज करते हैं, वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। अतः निगमन विधि जो होती है वो अमनोवैज्ञानिक है। अतः आंसर बी होगा। 83 नंबर प्रश्न दिया है, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है? ऑप्शन दिया प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, उपरोक्त सभी। तो बताएं इसमें कौन सा होगा? इसमें हम बच्चों अवलोकन विधि करेंगे, क्योंकि उसके वातावरण, बालक के वातावरण पर आधारित ज्ञान अवलोकन विधि के आधार पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगमन विधि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उदाहरण से नियम की तरफ होते हैं, तो आंसर हमारा अलग ही दिख रहा है, उदाहरण विधि। तो यहां आंसर हमारा सी हो जाएगा। 85 नंबर, किंडरगार्टन विधि का विकास किसके द्वारा किया गया था? मॉन्टेंसी महोदय के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, आर्मस्ट्रांग के द्वारा। किंडरगार्टन फ्रोबेल विधि भी इसको कहते हैं, फ्रोबेल महोदय के द्वारा दिया गया था। आंसर बी हो जाएगा। गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होता है? कक्षा प्रथम से या 5वीं से, 6ठी से, 3री से? मौन वाचन बच्चों कक्षा 3 से शुरू किया जाता है, लेकिन हम गहन अध्ययन की बात करते हैं तो वो गहन अध्ययन कक्षा 6 से शुरू होता है। आंसर यहां, अगर प्रश्न ये होता कि मौन वाचन कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो कक्षा 3 हो जाता, लेकिन गहन अध्ययन की बात कक्षा 6 से, तो आंसर सी होगा। भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? कठिन से सरल, सरल से कठिन, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात। ये ध्यान रखना बच्चों, व्याकरण शिक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षण की बात नहीं की जा रही। यहां भाषा की शिक्षा देते समय भाषा का जब बताई जाती है तो बच्चों को सरल से कठिन की तरफ ले जाते हैं, इतने ध्यान रखना। ज्ञात अज्ञात वाली बात ध्यान नहीं रखनी है। आंसर होगा यहां बी। हिंदी शिक्षण में दुर्बल व मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर, पुस्तक, समस्या विधि या लेख विधि? यानी बच्चों को तो लेख विधि के माध्यम से ही, यानी जो दुर्बल और मंद बुद्धि के छात्र होते हैं उनको लेख विधि के द्वारा ही अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। तो यहां आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? रचना की बतानी है। परामर्श विधि, भाष्य विधि, रूपरेखा विधि या निर्देशन विधि? रचना शिक्षण में परामर्श, रूपरेखा, निर्देशन आता है, लेकिन भाष्य नहीं आता, ये वाचन में आता है। आंसर बी हो जाएगा यहाँ। फिर आता है प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? किलपैट्रिक महोदय अलग ही दिया हुआ है, किलपैट्रिक, अरस्तु, स्टीवेंसन, पाइथागोरस। तो ए हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखना, अनुभव से सीखना, पढ़कर सीखना या फिर देखकर सीखना? कक्षा में बार बार आप लोगों को बताया गया है प्रयोगशाला विधि में करके सीखना सिद्धांत पर यह आधारित है। लिखना सिखाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? बच्चा ठीक तरह से बैठे, वह किसी से बोले नहीं, वह अध्यापक की बात सुने, लेखन चक्र अधिक लंबा नहीं। लिखना सिखाते समय बच्चा ठीक तरह से बैठे, इसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक से बोले इसे मतलब नहीं है, अध्यापक की बात ध्यान से सुने, इस पर भी नहीं, क्योंकि उसका ध्यान लिखने पर होता है, तो लेखन चक्र अधिक लंबा नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। निरीक्षित स्वाध्याय विधि का गुण कौन सा है? पिछड़े बालकों को उपयुक्त ढंग से शिक्षा देना, या फिर विद्यार्थियों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक महत्व देना, या उपयुक्त सभी? बताएं आप कौन सा लिखेंगे? इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों। निरीक्षित स्वाध्याय के लिए पिछड़े बालकों को उपयुक्त ढंग से शिक्षा देना भी होता है, पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना है, व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक महत्व देना होता है। आंसर हमारा क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी।
फिर लिखा है प्राचीन काल में गुरुजी अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? आगमन विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि? तो प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि पहले नहीं थी, पहले केवल व्याख्यान विधि थी, यानी वक्ता के रूप में गुरुजी बच्चों को ज्ञान देते थे। व्याख्यान विधि साधारणतः भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति किस में होती है या किसके द्वारा की जाती है? निबंध में होती है, नाटक में होती है, पद्य में होती है, गद्य में? तो बच्चों भावों की अभिव्यक्ति हम गद्य के माध्यम से करते हैं, क्योंकि गद्य की 10-11 जो रचनाएं होती है, प्रकार होते हैं, उनके माध्यम से, पत्र के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, यानी वो सब के सब गद्य में आ जाते हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहां पर सभी भाव व्यक्त किए जाते हैं। उच्चारण अभ्यास कब कराया जाना चाहिए? अनुकरण वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद, आदर्श वाचन करते समय, आदर्श वाचन के बाद, अनुकरण वाचन के बाद। आदर्श वाचन तो गुरुजी के द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है, सामूहिक रूप में भी होता है। तो उच्चारण अभ्यास अनुकरण वाचन जब कराया जाता है उसके बाद में होता है। 97 देखिए, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य किसका है? बताएं। भाषा शिक्षण के, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है कौन सा? क्या कविता शिक्षण का है, गद्य शिक्षण का है, कहानी शिक्षण का है, निबंध शिक्षण का है? बताएं। भाषा तत्वों का उल्लेख गद्य शिक्षण में होता है, ये भी भाषा के तत्वों का, कविता में नहीं है, कहानी में नहीं, निबंध में नहीं, गद्य शिक्षण में। भाषा शिक्षण के उपागम दो होते हैं बच्चों, आपको पहले से पता है, पाठ, संसर्ग और रचना शिक्षण की कक्षा में आपको बताया गया है। तो दोनों ही इसके उपागम होते हैं भाषा शिक्षण के, तो उक्त ए और बी दोनों हो जाएंगे। पाठ, संसर्ग, उपागम का आशय क्या है? बताएं। पाठ्य पुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्वों की यथास्थान शिक्षा प्रदान करना, पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण करना, शब्दार्थ, शब्द रचना, वाक्य रचना संबंधी रचनाओं को प्राप्त करना, ये दो बार आ गया ना, या फिर उक्त सभी बच्चों ये सभी सही हैं। पाठ संसर्ग में ये सभी शामिल होते हैं, यानी शब्दार्थ भी करवाया जाता है, वाक्यों का प्रयोग भी करवाया जाता है, पाठ्य पुस्तक के दौरान भाषिक तत्वों का भी ज्ञान करवाया जाता है, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। पाठ संसर्ग उपागम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? छात्र भाषिक तत्वों का प्रयोग व व्यवहार का ज्ञान सिद्धांतों नियमों से परे, यानी प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा प्राप्त करता है, बिल्कुल सत्य है। इसमें पाठ के शिक्षण के दौरान ही छात्र की भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त होती है, यह कथन भी सत्य है। अतः ए और बी दोनों होंगे, सी ऑप्शन। हाँ बताएं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से? प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, या जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है, या उक्त सभी? बताओ। यहां भी उक्त सभी हो जाएगा। भाषा शिक्षण सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत भी आता है, क्रिया द्वारा सीखना भी आता है, जीवन से जोड़ने का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। भाषा शिक्षण की रोचकता के सिद्धांत के मायने कौन से हैं? शिक्षण अनेक क्रियाओं व प्रसंगों द्वारा भाषा शिक्षण को रुचि व हृदयग्राही बनाए, बिल्कुल सही है। केवल नियम एवं व्याख्यान द्वारा शिक्षण कार्य करवाए, यह भी ठीक है। केवल प्रयोग, आवृत्ति एवं अभ्यास द्वारा भाषा शिक्षण करना, उक्त सभी इसमें भी हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, भाषाई कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, यानी सुबोपली की चीज की बात करें, सुनना, पढ़ना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास कौन सी कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2, 3, 5 या 8? कक्षा 5 तक इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों में भाषा दक्षताओं का विकास करने हेतु विद्यालय में किए जाने वाले अध्यापन अधिगम कार्यकलाप हो सकते हैं। कहानी, यानी विद्यार्थियों को भाषा दक्षता का विकास करना, यह ध्यान रखना। तो कहानी सुनाना एवं चुटकुले सुनाना, पहली प्रतियोगिता में अभिनय करवाना, या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता एवं सामूहिक विचार विमर्श करना, या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों यहां भी उपयुक्त सभी हम सही आंसर मानेंगे, क्योंकि ये सब इसमें शामिल होते हैं। भाषा दक्षता यानी कौशल की जब बात करते हैं, का विकास किया जाता है या किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करवाकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, या उक्त सभी प्रकार से? बताएं कौन से वाला होगा?
यहां भी देखिए भाषा दक्षता की बात है तो उच्चारण भी होता है, सही वर्तनी का ज्ञान भी होता है, शब्द रचना का ज्ञान भी करवाया जाता है उक्त सभी प्रकार से, ये भी इसका आंसर होगा। छात्रों की शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय बताएं। क्या शब्दकोश का उपयोग करना? बिल्कुल सही, उपयोग करना सिखाया जाता है। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, यह भी उचित है, यानी बच्चों को स्वतः पढ़ने की के लिए प्रेरित करना। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, यह शिक्षक के लिए भी उपयुक्त है। ये तो सभी हो जाएंगे इसमें। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, उक्त सभी। नेक्स्ट देखें, वाक्य रचना कौशल विकास का उद्देश्य क्या है? छात्रों को शुद्ध हिंदी वाक्य रचना का ज्ञान करवाना, छात्रों को शुद्ध वाक्यों के उचित प्रयोग की योग्यता प्रदान करना, ए बी दोनों या उक्त में से कोई नहीं, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? योग्यता भी चाहिए, आकांक्षा भी चाहिए, आसक्ति भी चाहिए, अनविति जिसके लिए कहते हैं वो भी चाहिए, उक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि ये सब आपने वाक्य के की जो श्रेणियां होती है उनमें शामिल किया जाता है। वाक्य रचना शिक्षण में शामिल है। गजेंद्र पानी मंगाओ थोड़ा। वाक्य रचना शिक्षण में शामिल है। वाक्य के अंगों का शिक्षण, पद क्रम व अन्विति, वाक्यों के प्रकार व विभिन्न प्रकार के वाक्यों का परस्पर रूपांतरण, उक्त सभी। यहां पर डी हो जाएगा, वाक्य रचना में ये सभी शामिल होते हैं। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? भाषाई कौशलों में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये तो बताए थे सुबोपली। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो यहां लिखना होता तो हम उसको शुद्ध मान लेते, अतः ये आंसर हो जाएगा बी, देखना नहीं है। 111, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है। वह किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास का उपयोग कर रहा है? तो बच्चों देखो, भाषा यानी कविता के वाचन का आयोजन कर रहा है, तो क्या इसमें अभिव्यक्ति होगी या अर्थ ग्रहण होगा, या अभिव्यक्ति व अर्थ ग्रहण दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताएं कौन सा होगा। कौन सा करेंगे? यानी हम ये कहते हैं कि बच्चों को कक्षा में कविता का वाचन करवाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो इसमें कौशल जो है उसमें क्या अभिव्यक्ति कर रहे हैं या ग्रहण कर रहा है, अर्थ ग्रहण कर रहा है, या अभिव्यक्ति और अर्थ ग्रहण? तो सीधी सी बात है, यहाँ अभिव्यक्ति तो दे ही रहा है ना, और अर्थ भी उसका ग्रहण करवा रहा है, तो यहां सी ऑप्शन कर लेंगे, यानी ए और बी दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं, अभिव्यक्ति और अर्थ ग्रहण दोनों होता है। अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जानी चाहिए? यानी अभिव्यक्ति जब आप दे रहे हैं तो उसमें भाषा कौन सा तत्व होना चाहिए? अभिव्यक्ति कहने मतलब जब आप कुछ बात व्यक्त कर रहे हैं तो आप बोल करके बताएंगे, सुन करके। अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है? तो सुनना, बोलना, गुनगुनाना या पठन, तो यहां बोलना हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी होगा। लिखित अभिव्यक्ति का साधन निम्न में से कौन सा नहीं है? पत्र लेखन के द्वारा आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, निबंध के द्वारा, नाटक के द्वारा भी, और वाद विवाद के द्वारा। तो नाट्य लेखन की बात है, नाटक नहीं है, नाट्य लेखन की बात है। नाट्य लेखन के द्वारा भी हम अभिव्यक्ति करते हैं लिखित रूप में, लेकिन वाद विवाद ये मौखिक होता है, लिखित नहीं होता, अतः सी हो जाएगा। फिर आता है अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं, कौन से? आनंद और प्रयोजन साध्य अभिव्यक्ति, प्रेष्य और प्रेषणीयता अभिव्यक्ति, गृहीत और सृजनात्मक, और मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के दो कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित होता है, या फिर गृहीत और सृजनात्मक कहेंगे, या गृहीत और सृजनात्मक, यानी गृहीत भी होता है, सृजनात्मक यानी लिख करके भी आप सृजन करके भी बता सकते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 115 में वाचन के समय अर्थ को न समझने का कारण क्या है? अनुभव तथा अभ्यास का अभाव, यानी वाचन के समय अर्थ को अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो क्या कारण हो सकता है? अनुभव तथा अभ्यास का अभाव, दृष्टि, दोषपूर्ण प्रशिक्षण, कोई नहीं, तो अनुभव और अभ्यास का अभाव हो जाएगा। सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है? अध्यापक, समूह का नेता, समूह का छात्र, या कोई नहीं? सामूहिक वाचन की बात करें हम, आदर्श वाचन की बात नहीं कर रहे हैं। आदर्श वाचन तो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, सामूहिक वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। तो उनमें भी सबसे पहले समूह का जो नेता होता है उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट
117 में सहस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में होता है? सहस्वर वाचन छोटी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षा में, उच्च कक्षा में, उच्च माध्यमिक। तो सहस्वर वाचन बच्चों छोटी कक्षाओं में शुरू किया जाता है, तो आंसर यहां ए हो जाएगा। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सहस्वर वाचन के लिए आदर्श वाचन करना, अनुकरण करना, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक का वाचन। सहस्वर वाचन का अभ्यास अगर करवाना हो तो हमें सामूहिक वाचन या आदर्श वाचन या फिर अनुकरण वाचन, पाठ्य पुस्तक, इसमें क्या करेंगे? तो सहस्वर वाचन का अभ्यास करवाना है तो पहले आदर्श वाचन सही होना चाहिए, तभी बच्चे उसका सही उपयोग कर पाएंगे। आदर्श वाचन यानी शिक्षक जब करता है, उनके द्वारा जब आदर्श वाचन किया जाता है तो बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। तो कहना सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? आदर्श वाचन। 119 नंबर प्रश्न देखिए, मौन वाचन से क्या लाभ है? मौन वाचन ज्ञान में वृद्धि करता है, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग, शारीरिक वृद्धि। तो ये दो तो इसे संबंधित नहीं, ज्ञान और वृद्धि इसमें कहते हैं। तो मौन वाचन जो है क्या कहते हैं? अवकाश जो होता है उसके समय का सदुपयोग करने के लिए होता है। हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? हम जब वाचन करते हैं तो ज्यादातर हम क्या मौन वाचन करते हैं बच्चों, सहस्वर वाचन कम किया जाता है। होता है मौन वाचन, अनुकरण वाचन, सहस्वर वाचन, लेकिन अधिकांश समय पूछा है, अधिकांश में, तो वो क्या आता है? मौन वाचन में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, क्या पूछा गया है? मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता आनी चाहिए, अर्थ ग्रहता में त्वरितता, या ज्यादा समय पढ़ना, या पढ़ने में मन लगाना। मौन वाचन की जब करते हैं तो मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? अर्थ की ग्रहता जो होती है, यानी अर्थ ग्रहण में हम तीव्रता लाएं, तो यहां आंसर हमारा बी हो जाएगा। मौन वाचन संबंधी प्रयोग विशेषकर किस देश में किया गया था? शुरू कहां से किया गया था? रूस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो यहां आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? बच्चों थोड़ी देर पहले भी आपको प्रश्न पूछा गया था, गहन मौन वाचन। गहन मौन वाचन कक्षा 6 से, और मौन वाचन की शुरुआत कक्षा 3 से कर देनी चाहिए। आंसर ए हो जाएगा। निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? वर्तनी दोष, लिखने में मंदता, लेखन संबंधी या उच्चारण संबंधी। तो निरंतर मौन वाचन करते हैं तो बच्चों उसमें उच्चारण संबंधी दोष आता है, क्योंकि हम सहस्वर वाचन नहीं कर पाते हैं, मौन वाचन करते हैं। तो आंसर यहां बी हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखित कार्य से तात्पर्य क्या है? केवल कक्षा कार्य, केवल गृह कार्य, कक्षा कार्य और गृह कार्य दोनों, तो यहां दोनों हो जाएगा सी। लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है मात्रा में वर्ण संबंधी, बिल्कुल सही होता है, व्याकरण के नियमों संबंधी दोष, या विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, ये सभी आते हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 127 मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता? पुस्तकालय में किया जा सकता है, वाचनालय में, वहां भी किया जा सकता है, विद्यालय में किया जा सकता है, अभिनंदन सभाओं में नहीं होता। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं, बताओ किस में करते हैं? मौन वाचन में, या फिर सहस्वर वाचन में, या फिर लेखन में, या फिर उपयुक्त सभी? बताएं। मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग मौन वाचन में किया जाता है, सहस्वर वाचन में किया जाता है, लेखन वाचन में या लेखन शिक्षण में, या उपयुक्त सभी में। मॉन्टेसरी विधि में बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, बताओ जल्दी बताएं कौन कौन सा हो सकता है? कौन सा करेंगे? क्या हम मौन वाचन करेंगे या सहस्वर वाचन करेंगे? अजी मॉन्टेसरी विधि में बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े करके, तो ये लिखना सिखाया जाता है। मौन वाचन की बात कहां आ गई? सहस्वर वाचन तो बच्चों को शुरू में कहा जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए होता है, छोटी कक्षाओं में बच्चों को लिखना सिखाया जाता है सबसे पहले, तो लेखन शिक्षण में आएगा ना। यहाँ मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं, सी आंसर हो जाएगा। 129 देखें, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना? ये तो ब्रायन महोदय की थी, अलग ही उत्तर दिख रहा है। मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है किसमें? अजी मौन वाचन करें तो शारीरिक से मतलब नहीं है, नेत्रों की गति, लिखने की गति, सुनने की गति, तो यहाँ लिखने सुनने का नहीं, नेत्रों की गति जैसे जैसे आप बढ़ती जाएगी पढ़ते समय, तो मौन वाचन में
वृद्धि लाई जा सकती है, आंसर बी हो जाएगा। 131 नंबर देखो, प्राय पाठशाला में बालकों से पहले क्या लिखवाते हैं? शब्द, वाक्य, नाम या अक्षर। बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। सबसे पहले रेखाएं खींचनी सिखाई जाती है, फिर कैसे कबूतर, यानी स्वरूपरेखण की विधि के आधार पर भी कह सकते हैं बच्चों को इस प्रकार से डॉट 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 बना करके बनाना सिखाया जाता है, तो अक्षर सिखाए जाते हैं। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, किसने कहा? विवेकानंद जी ने, या महात्मा गांधी ने, राधा कृष्ण ने, या फिर मुदालियर आयोग ने कहा था? तो यहां पर महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा बी। मौखिक कार्य का रिकॉर्ड रखने में, मौखिक कार्य का रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है क्या? लिखित कार्य, गृह कार्य, अभ्यास कार्य? कोई नहीं। लिखित कार्य होता है बच्चा, मौखिक कार्य जब भी कोई भी होता है उसको लिख के हम छोड़ देते हैं तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। फिर आता है, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए अध्यापक किस कार्य को अधिक महत्व देता है? यानी स्व अध्ययन की प्रवृत्ति जब होती है, बच्चे स्वयं पढ़े, तो उसमें मौखिक कार्य, गृह कार्य, लिखित कार्य या अनुवाद कार्य, इसमें कौन सा सही होगा बताएं? यानी बच्चों को स्व अध्ययन के लिए बच्चों को गृह कार्य तो दिया जाता है, उसमें स्वयं पढ़ने की वृत्ति बनती है, बी। 135 नंबर देखिए, वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार दो ही तो बताए गए, सहस्वर वाचन और मौन वाचन, ए और बी दोनों हो जाएगा। संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उद्योतन सामग्री, संवाद पाठ, यानी जब संवाद होता है एक दूसरे से, तो मौखिक उदाहरण का मतलब नहीं है, शामपट का नहीं है, मॉडल का नहीं है, टेप रिकॉर्डर इसमें सही सामग्री के रूप में आ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? उपयुक्त प्रणाली कौन सी? क्या आदर्श नाट्य प्रणाली होगी, या व्याख्या प्रणाली, कक्षा भिन्न प्रणाली, या रंगमंच प्रणाली? प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों रंगमंच का मतलब नहीं होता, कक्षा भिन्न होती है, तो संवाद कक्षा भिन्न प्रणाली, आंसर सी हो जाएगा। 138 नंबर दिया है, आत्मीकरण के पश्चात, आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण की में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? आदर्श वाचन, या फिर अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, मौन वाचन? बताएं कौन सा वाचन करेंगे हम? मौन वाचन हो जाएगा ना, आत्मीकरण की बात कर रहे हैं ना, यानी स्वयं उस अर्थ को आत्मीकरण करना, समझना, ग्रहण करना, तो मौन वाचन यह हो जाएगा, यहां आंसर डी। 139, बालक मौन वाचन क्यों करते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए, समय गुजारने के लिए, शीघ्र गति सीखने, उपयुक्त में ज्ञान प्राप्ति के लिए हो जाता है। निम्नलिखित में से बोलने की योग्यता कौन सी है? शुद्ध वर्तनी, या सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण? आशुभाषण हो जाता है बोलने की, आंसर डी हो जाएगा। 141 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है? मौखिक यानी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से, संवाद है, अभिनय भी है, कहानी भी है, लेकिन दीपावली का लेख नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? वाचन मुद्रा, छंदानुगत वाचन शैली, अभिनय, या वाचनात्मक भावात्मक वाचन शैली? तो कौन सा शैली करेंगे बताओ? इसमें वाचन का आधार पूछा ना, तो वाचन में वाचन मुद्रा आता है, छंद आते हैं, वो भी इसी में आते हैं, भावों की अभिव्यक्ति भी आते हैं, अभिनय नहीं आता ना इसमें, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। 143 नंबर प्रश्न देखो बच्चों क्या दिए हैं। 143, बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? थोड़ी देर पहले हम बताया था कक्षा में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? अक्षर, लेकिन उससे पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न बच्चों में की जाती है। जब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो फिर उनको अक्षर लिखना सिखाया जाता है। तो सबसे पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न की जाएगी, उसके बाद में अक्षर सीखना यानी अक्षर ज्ञान किया जाएगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? सी। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, किसकी बताओ? शिक्षण कौशलों के लिए सूक्ष्म शिक्षण, टीम शिक्षण, इकाई योजना, या विस्तृत पाठ योजना? ऐसी माइक्रो टीचिंग हो जाएगी ना, तो यहां क्या लिखेंगे? सूक्ष्म शिक्षण। 145, अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े समय के लिए छोटे समूह को अभ्यास कराया जाता है। यह कौन सा अध्यापन प्रणाली है? यानी
छोटे समूह में थोड़े समय के लिए बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है छात्राध्यापक के द्वारा, तो वो कौन सी होती? माइक्रो टीचिंग। अभी जो हमने कहा सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली। फिर लिखा था आंसर क्या हो जाएगा? सी। हस्त कौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं क्या? बताओ बच्चों। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा या उपयुक्त सभी? कौन सा करेंगे? अजी हस्त कौशल की बात करें ना, हस्त कौशल में मौखिक का मतलब नहीं, लिखित तो आ जाता है, लेकिन रचनात्मक में दोनों ही सभी आ जाते हैं। तो रचनात्मक परीक्षा हो जाएगी यहां आंसर सी। 147 मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तार्किक योग्यता का विकास करना, मनन शक्ति का विकास करना, दोनों ही हो जाएंगे यहां। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? लेखन शिक्षण की बताएं। पेस्ट्रोलॉजी, अनुकरण विधि, यह दोनों पेस्ट्रोलॉजी और अनुकरण में भी यही सिखाया जाता है लेखन शिक्षण। अतः सी ऑप्शन यहां हो जाएगा हमारा। 149 नंबर। वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पढ़ने के, वाचन शिक्षण का उद्देश्य बताएं क्या है? पढ़ने के कौशल का विकास करना, बोलने के कौशल विकास करना, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो यहां दोनों ही आ जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? सी। शब्दों के समूह शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। बताओ किसमें? लेखन शिक्षण के माध्यम से, वाचन शिक्षण के माध्यम से, या दोनों या कोई नहीं? शब्दों के शुद्ध उच्चारण, शब्दों के शुद्ध होने की बात करते हैं तब तो हम दोनों भी ले लेते, लेखन और वाचन दोनों हो जाता। लेकिन यह क्या शुद्ध उच्चारण की बात कही है, तो उच्चारण की बात आती है तो वाचन के रूप में आता है। तो आंसर हमारा 150 में क्या हो जाएगा? बी। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।